हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। तो कल हमने आंदोलन वाला चैप्टर कंप्लीट किया था जो कि बहुत बड़ा था, तो 1 घंटे से ऊपर का आपका वीडियो हुआ वो। और आज स्टार्ट करते हैं 31 से। तो यहाँ आज हम स्वतंत्रता के बाद की बात करेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद मतलब अब हम 8th क्लास वाले में पहुंच गए। आई थिंक मैंने भी इधर नहीं देखा है क्योंकि इंडेक्स जो है हमने पहले वीडियो में देख लिया था। क्या बार बार इंडेक्स देखना। तो टोटल आपके शायद 69 टॉपिक हैं। तो अभी हमने 30 कवर किए हैं। तो भैया अभी बहुत सारे कवर करने बाकी हैं, तो करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं एक बार शुरू करूँगी तो ट्रेन मेरी चलती जाती है और फिर वो रुकती एकदम, आपको पता है मैं रोकती एकदम फटाफट शुरू करती जाती हूँ। ठीक है, तो बस फटाफट से क्वेश्चंस करने हैं और मैं बहुत फास्ट स्पीड में कराऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया जो स्थायी रूप से बने रहे। सच्चिदानंद सिन्हा एक भारतीय वकील और सांसद थे। सभा ने फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए उन्हें सबसे उम्रदराज सदस्य के रूप में चुना था। ठीक है, अब है विकास की योजनाएं बनाना से टॉपिक है ये हमारा, इससे क्वेश्चन आए हैं। तो डैश की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। तो राष्ट्रीय योजना समिति। ठीक है, राष्ट्रीय टिक लगाने के लिए खोल रही है तो वो इधर से उधर भाग रहा है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचार रखने वाले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे। पंचवार्षिक योजना के पीछे प्रमुख उत्प्रेरक शक्ति रूस था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। 1951 से पंचवर्षीय योजना शुरू की गई और 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। दूसरे में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। पंचवार्षिक योजना के पीछे प्रमुख उत्प्रेरक था, तो पंचवार्षिक योजना के पीछे प्रमुख उत्प्रेरक था आपका रूस। ठीक है, भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। तो 1945 की आर्थिक विकास योजना को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है और ये योजना 1944 से 45 में 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा प्रकाशित की गई थी और शुरुआत में इसे केवल निजी प्रसार के लिए जारी किया गया था। एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच कौन से प्रदेश के बारे में विवाद था? तो भारत और चीन के बीच में विवाद था तिब्बत को लेकर के। भारत और चीन के बीच तिब्बत को लेकर विवाद चल रहा था। तिब्बत भारत और चीन के मध्य एक बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा था। चीन ने 1905 में तिब्बत का हड़प लिया किंतु जवाहरलाल नेहरू ने समझौतावादी रुख अपनाया। भारत एवं चीन के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत को लेकर एक समझौता हुआ जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता का पारस्परिक सम्मान करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप शामिल था। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई और ये नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भू स्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया। ये कार्यक्रम 1953 तक चला और जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट है, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा था? तो ये था आपका पंचशील समझौता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पंचशील संधि का हिस्सा नहीं था? तो पंचशील संधि का हिस्सा राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों की असहभागिता नहीं था। ठीक है, पंचशील संधि का हिस्सा था एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता का परस्पर सम्मान करना और एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व करना। किस वर्ष चीन ने तिब्बत को हड़प लिया था? तो चीन ने तिब्बत को 1950 में हड़प लिया था। इनमें से एक गुट
गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM के संस्थापक नहीं थे तो हर्बर्ट पियरलोत नहीं थे, तो गमाल अब्देल नासेर थे, जोसेफ ब्रास टीटो थे और जवाहरलाल नेहरू थे। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी विदेश नीति का मूल आधार जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल ना हो, परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। औपचारिक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ संस्थापक जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रास टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर ने किया था। 1961 में बेलग्रेड में हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया और 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें भाग लिया था 25 देशों ने। किस भारतीय नेता का गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब श्रीलंका में क्या हुआ? तो किसके नेतृत्व में सिंगला ओनाली बिल प्रभाव में आया था? तो SWR-D भंडारकर नायकर के नेतृत्व में सिंगला ओनाली बिल प्रभाव में आया। SWR-D भंडार नायके के नेतृत्व में सिंगला ओनाली बिल प्रभाव में आया। नायके श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे और 1956 में, जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था 1956 में, उसी समय श्रीलंका तत्कालीन नाम सिलोन की संसद ने एक कानून पारित करके सिंगला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंगला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये खत्म हो गया टॉपिक। अब 32 पे चलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। तो अभी समय अभी सिर्फ 6 मिनट हुए, मैं फटाफट खत्म कर दिया। चलिए फ्रांसीसी क्रांति कर लेते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, तो ध्यानपूर्वक से कथन को पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है, तो हम सीधे इसका आंसर ही पढ़ेंगे। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट लुई 14वें ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। नहीं, 14 नहीं है, जो ये है 16 लुई 16वें ने, ठीक है, सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। बास्तील के किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों के बीच भेज दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर थे। इन बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का वर्णन किया। वोल्टेयर ने चर्च, समाज और राष्ट्रतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण वित्तीय संकट और कुलीन क्रांति थी। फ्रांसीसी क्रांति घटनाओं की एक श्रृंखला थी। फ्रांसीसी क्रांति का कारण वित्तीय संकट, वो आर्थिक रूप से अस्थिर था, एवं कुलीन क्रांति इसका तीसरे एस्टेट से प्रतिरोध था। लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस का राजकोष खाली था, क्योंकि लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से बढ़ गए थे। क्रांति के पहले फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटे थे। प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वो किसानों में सामंती कर वसूल करता था एवं उन्हें राज्यों को दिए जाने वाले करों से छूट प्राप्त थी। तीसरे एस्टेट के लोग जनसाधारण ही करा अदा करते थे। मेरी एंटोनियन का उद्भव होना क्रांति का कारण ही नहीं, बल्कि उनकी जीवन शैली व फिजूल खर्ची का बोझ क्रांति का प्रमुख कारण बनी। फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भैया इसमें आपका पहला कथन सही नहीं है। ये घटनाओं की एक श्रृंखला थी और वित्तीय संकट क्रांति के कारणों से एक था, तो ये सही था। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वो आर्थिक रूप से अस्थिर था और वो इसका तीसरे एस्टेट्स में प्रतिरोध था। शासकों के राजा बनने का वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो लुई 14 जो है वो 1643 में बने, लुई 15 1722 में बने और लुई 16 1774 में। टूलूज के डैश ने 1788 में कैलोन का स्थान लिया था, तो ये आर्कबिशप ने लिया था। ठीक है, तो हमारे एलटी ग्रेड के एग्जाम में
वर्ल्ड जो हिस्ट्री नहीं आएगी, तो हम कर रहे हैं, तो मैं इसका ऐसा करती हूँ, डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ती हूँ, सीधे सीधे आंसर करा देती हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो हाँ, उस चीज़ पर क्यों इतना ज़्यादा फोकस करें जो चीज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए नहीं है। तो ये छोड़ते हैं, मतलब छोड़ते हैं इन द सेंस डिस्क्रिप्शन छोड़ रही हूँ, आंसर कराती जाती हूँ, ठीक है। तो टुलूज़ के आर्कबिशप ने 1788 में कैलोन का स्थान लिया था, ठीक है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ूंगी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की गई शिकायतों की सूची को डैश के रूप में जाना जाता था, तो ये कैहियर्स डी डोलियास के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, फ्रांस में तीसरे एस्टेट्स को नेशनल असेंबली घोषित करने वाले प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी, तो ये मंजूरी सीएस ने दी थी। 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो जीन सिल्वेन बैली को चुना गया था। ब्रिटेन को हराने के लिए फ्रांस ने डैश को स्वतंत्र बनाने हेतु समर्थन प्रदान किया था, तो अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्र बनाने हेतु समर्थन प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस ने अमेरिकी युद्ध स्वतंत्रता में विद्रोही उपनिवेशवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट है, कथन और कारण छोड़ देते हैं इसको। किस वर्ष में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे, तो 1774 में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट है, 1785 में मैरी एंटोनेट किस अफेयर में फंस गई थी, तो वो डायमंड नेकलेस के अफेयर में फंस गई थी। राजा लुई 16 की पत्नी कौन थी, तो वो थी मैरी एंटोनेट। किस वर्ष में लुई 16 ने ट्रोयस के शहर में कुली सदस्यों को निर्वासित किया था, 1787 में। राजा लुई 16 ने डैश में वित्तीय संकट के कारण संपदा जनरल की मांग करी, 1780 के दशक में। फ्रांसीसी क्रांति के शुरू होने के पहले अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक थे लुई 16। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16 ने किस शहर में भागने का निर्णय लिया था, तो पेरिस में। किस वर्ष में मैरी एंटोनेट हीरे के हार के घोटाले के बीच में फंस गई थी, तो वो था 1785। लुई 16 किस वर्ष पेरिस भाग गया, तो लुई 16 जो है 1791 में पेरिस भाग गया था। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के संबंध में कौन सा गलत है, तो गलत छोड़ देते हैं, पहली और दूसरी सभ्यता पर का बोझ छोड़ देते हैं, ठीक है। 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है, तो टाइड चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर भी है, टाइल अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा किया जाने वाला कर भी है, और लिवे फ्रांस की मुद्रा भी है, ठीक है। टाइड क्या था, तो टाइड जो है वो धार्मिक, टाइड क्या था, तो धार्मिक कर था, ठीक है। टाइड जो था वो एक धार्मिक कर था। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के समय में फ्रांस में प्रचलित टाइड की व्यवस्था के बारे में कथन है कि यह एक धार्मिक कर था और किसान टाइड कर चर्च को देते थे। किसने कहा कि मेरे बाद प्रलय होगा, तो ये कहा था लुई 15 ने। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन थे, तो ये उच्च वर्ग थे। 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी, तो 3 एस्टेट्स में विभक्त थी। फ्रांसीसी समाज के तीसरे वर्ग में शामिल नहीं है, पहचान करिए, अधिशासी निकाय। मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या हैं, तो ये वर्ग हैं पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। उभरते मध्य वर्ग में विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना, तो द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है, तो ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा है, तो ये लिखा है रूसो ने। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ, ये किसने कहा है, तो ये रूसो ने कहा है। और किस कृति से संबंधित है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वो जंजीरों में होता है, तो ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो ने कहा है ये बात। जॉन लॉक की है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट द एन.एस.एस. कंडेंसिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। जैक रूसो की है सामाजिक अनुबंध द इमाइल द लेटर्स डी ला मोंटेन। मॉन्टेस्क्यू की है द स्पिरिट ऑफ द लॉ। डेनिस दिदरो की है एनसाइक्लोपीडिया द इंडिस्क्रिप्ट ज्वेल्स तथा द स्केप्टिक्स वॉक। क्रांति की शुरुआत, तो फ्रांस की बुनियादी वित्तीय समस्या संरचनात्मक थी, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने ये दलील दी कि समान इच्छा से समाज का संचालन किया जाना चाहिए, तो ये दलील रूसो ने दी थी, ठीक है। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है, तो टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी, तो टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को ली गई। व्हाट इज द थर्ड एस्टेट नामक प्रभावशाली पुस्तिका यानी पैम्पलेट का लेखक कौन था, तो ये था अबे सियस।
डैश की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो बास्तील की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई। 1789 के ग्रीष्म मौसम में बेस्टिले पर आक्रमण के तुरंत बाद एक महत्वपूर्ण कानून को प्रभावी बनाया गया था, जिसे नियंत्रण का उन्मूलन कहते हैं। बास्तील किले के अवशेष को फ्रांस के लोगों ने किस रूप में स्वीकार किया है? तो ये स्मृति चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से कौन से फ्रांसीसी क्रांति के पहले चरण थे? तो फ्रांसीसी क्रांति के पहले चरण थे एस्टेस जनरल की सभा बुलाना और बेस्टिल्स का तूफान। 1789 में जब फ्रेंच क्रांति हुई तब उस दौरान फ्रांस का राजा कौन था? तो उस समय फ्रांस का राजा लुई 16 था। ठीक है, किंग लुई 16 किस वर्ष में ये घोषणा की थी कि ये एस्टेस जनरलों का समाधान करेंगे? 1788 में। टूलूज के आर्कबिशप का क्या नाम था? तो चार्ल्स डी ब्रियन। फ्रांसीसी क्रांति डैश में हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। लुई 16वें द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल असेंबली ने कब सामंती व्यवस्था के दायित्वों को करों को समाप्त किया था? तो ये किया था 4 अगस्त 1789 को। लुई 16 के लिए फ्रांस में किसने वित्त मंत्री के रूप में काम किया है? तो जैक्स नेकर ने। इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है 1789 की फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो भैया 11 जुलाई 1789 को नेकर का निष्कासन हुआ। 5 मई 1789 को जनरल असेंबली एस्टेट की स्थापना हुई। 27 जून 1789 को तीसरे एस्टेट द्वारा नेशनल असेंबली की पदवी अपनाई गई और नवंबर 1789 को चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हुआ। तीसरे एस्टेट ने एक ऐसे प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से कब मंजूरी दी जिसने उन्हें सीएस द्वारा राष्ट्रीय विधानमंडल नेशनल असेंबली घोषित किया था? तो ये किया था 17 जून 1789 को। डैश में फ्रांसीसी राजा तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या को दोगुना करने के लिए सहमत हुए, लेकिन सभी सदस्यों को एक व्यक्तिगत वोट देने से इनकार कर दिया। तो ये है दिसंबर 1788। पेरिस का डैश एक हुक्मनामा था जिसने गिल्ड को समाप्त कर दिया और एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो वो थी संसद। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। तो फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में वित्त के नियंत्रकों का उनके उत्तराधिकारियों के क्रम में सही क्रम क्या है? तो ये है एनी रोबोट दुर्गो, जैक्स नेकर, चार्ल्स कैलोन और चार्ल्स डी ब्रियन। घटना दिनांक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो भाई बास्तील में 14 जुलाई 1789 में जबरदस्ती घुसना। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को हुई थी। लुई 16 की हत्या 21 जनवरी 1793 को हुई। रईसों ने राजा को नेकर के अपने पद कर्तव्य से खारिज करने के लिए मनाया था 1781 में। किस वर्ष में टूलूज के आर्कबिशप ने कोलोन को प्रतिस्थापित किया था? तो 1788 में। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक कौन थे? तो एनी रॉबर्ट तुर्गो थे। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में कौन फ्रांस में वित्त से संबंधित नहीं था? तो ये जीन पॉल मरात नहीं थे। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो ये 1791 में बन गया था। फ्रांस संवैधानिक अधिपति 1791 में बन गया था। 1791 के संविधान के तहत राष्ट्रीय असेंबली राजा और मंत्री का नियंत्रण करती थी। निम्नलिखित में से किस प्रकार ने फ्रांस में व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित किया था? तो संवैधानिक राजतंत्र को। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। फ्रांस की संविधान सभा के द्वारा 26 अगस्त 1789 को मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। 18वीं शताब्दी में पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों को घोषणा के मसौदे के एक हिस्से बताने के लिए ले बार्बरे द्वारा राजदंड का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया था। राजदंड किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो शाही शक्ति का प्रतीक करता है। फ्रेंच क्रांति के संदर्भ में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 26 अगस्त 1789 को घोषित किया गया था और इसमें सार्वभौमिक सिद्धांत थे। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये है आपका मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 1789। नेक्स्ट है निम्नलिखित भावनाओं में से कौन सी फ्रेंच क्रांति के साथ जुड़ी नहीं है? तो मार्क्सवाद नहीं जुड़ा है। राजनीतिक प्रतीकों के मायने। ठीक है, तो डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप है। नीला सफेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। विधि पट सब बराबर है। लाल फाइजीन टोपी स्वतंत्र दास है। तो फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तो काफ़ी लंबा है ये भी। कितने नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम? तो 74 पे। तो क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण था। तो ये था फसलों का व्यवसायीकरण। तो मैं बहुत फास्ट करा रही हूँ इसीलिए। अपनी आर्थिक गतिविधियों में विकास के लिए यूरोप के किस देश ने अच्युतम पृथक्करण की नीति को अपनाया गया था? तो ये फ्रांस ने। ठीक है, इसको छोड़ दो।
जो छोड़ने वाले क्वेश्चन है उनको मैं छोड़ दे रही हूँ, ठीक है, फालतू में नहीं पढ़ते। फ्रांसीसी क्रांति डैश की स्थापना के लिए हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति समतावादी समाज की स्थापना के लिए हुई थी, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रीय गान को निम्नलिखित में से किसने रचना करी है, तो रॉजर डी एल नस्ले ने करी है। फ्रांस 1792 में किस देश के साथ युद्ध लड़ा था, तो ऑस्ट्रिया के साथ इसने युद्ध लड़ा था फ्रांस ने। राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान था गणराज्य की स्थापना करना। किस कन्वेंशन सम्मेलन में फ्रांस में राजतंत्र समाप्ति की तथा गणतंत्र की घोषणा की गई, तो 21 सितंबर 1792 को। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में क्या हुआ था, तो फ्रांस में वंशानुगत राजशाही नहीं रही थी और फ्रांसीसी जनता अपने नए सरकार का अब चयन कर सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट है, लुई 16वां को आभासी कैदी के रूप में कहाँ रखा गया, तो ट्यूलरीज का पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष में रिपब्लिक सरकार के द्वारा लुई 16वां का सिर गिलोटीन द्वारा कलम कर दिया गया था, तो ये 21 जनवरी 1793 में। किंग लुईस 16 कब निष्पादित किया गया था, तो ये 21 जनवरी 1793 में। आतंक राज छोड़ दो, इसको आगे बढ़ो। फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर में कब प्रवेश किया था, तो 1794 में। फ्रांसीसी क्रांति की कौन सी अवधि आतंक का राज के रूप में जानी जाती है, तो 1793 से 1794। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति के मोड़ों में से एक 5-6 अक्टूबर 1789 को वर्साई की ओर महिला मोर्चा रहा है, ठीक है, तो इसको छोड़ दो। 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी ओलंपे डी गोजेस ने। फ्रांस में 1791 में निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के अधिकारों की घोषणा को लिखा है, तो ओलंपे दे गॉस ने। दास प्रथा का उन्मूलन पे आ जाते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में किसने बंधन से मुक्ति के विचारों को एक आंदोलन में पुनः परिभाषित करके संप्रभु राष्ट्र राज्य को पुनः किया, तो ये किया था उपनिवेशी लोगों ने। क्रांति और रोजाना की जिंदगी तथा सारांश। 1804 में नेपोलियन के उत्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य परिस्थिति थी, तो ये थी राजनीतिक अस्थिरता। 1815 में नेपोलियन को वाटरलू से पराजित किया गया था, ठीक है। अब इसको भी डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। तो एस्टेस जनरल का आह्वान 5 मई 1789 को हुआ। फ्रांस गणराज्य बना था 21 सितंबर 1792 को और वाटरलू में नेपोलियन की हार 18 जून 1815 को हुई थी। नेक्स्ट, कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था, तो कॉर्सिका द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति ने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया था तथा मापन की एक समान व्यवस्था लागू की थी, भार मापन की, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान की भावना को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, तो उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया और नेशनल असेंबली के नाम में परिवर्तन किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद दुनिया को फ्रांसीसी रिक्त लेगेसी है, तो ये है आपकी स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व, ठीक है, खत्म। तो अब हम रूसी क्रांति करेंगे कल और इसी तरीके से करेंगे, वैसे अभी टाइम है, कर लें क्या। रूसी क्रांति भी बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि हम फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसमें। मुझे लगता है इसको हमें छोड़ देना चाहिए। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, मेरे हिसाब से मुझे ये छोड़ देना चाहिए। आप लोग क्या कहते हो? अगर कहोगे तो मैं करा दूंगी, वैसे मेरा तो यही मानना है कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है और ये सब नहीं आएगा एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग का जो भी कहना हो तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा इंडियन वाली ही आती है और वर्ल्ड हिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है, तो फालतू ही क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को हम छोड़ देंगे और अब हम करेंगे आगे वाले टॉपिक्स को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय। और हम जितना भी वर्ल्ड ज्योग्राफी रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको छोड़ देंगे और सारे ज्योग्राफी बोल रही हूँ, जितना भी इंडियन हिस्ट्री है वो कंप्लीट करेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री हम बिल्कुल नहीं छूएंगे क्योंकि इसमें टाइम वैसे अब मुझे लग रहा है आज का पूरा क्लास बेकार ही गया ये। तो चलो, जितना करना था कर दिया फ्रांस वाला, बाकी आगे नहीं करते, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, बाय।